बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आप लोग 10th की कक्षाएं पास करके आ गए हैं। 11th में आप लोगों ने एडमिशन ले लिया है, नहीं लिया है जो लेने वाले हैं उन सब के लिए सबसे पहले तो सबका वेलकम है और सबको शुभकामनाएं हैं। और अच्छे नंबर लाने के लिए सबको थैंक्स भी बोलूंगा मैं। शुरू करते हैं आज हम अपने पहले चैप्टर को। पहले चैप्टर से पहले थोड़ा सा उसका परिचय प्राप्त कर लेते हैं, जिससे हमें अपने इस पूरे सत्र में पढ़ना है। इतिहास विषय में पढ़ाऊंगा आपको। कक्षा 11 में इतिहास का जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, उसका परिचय आज आप प्राप्त करेंगे। इससे पहले आपने एक वीडियो देखी जिसमें मैंने इतिहास की अवधारणा इस पर बताया कि आप इतिहास को कैसे समझ सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं और कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। इतिहास जो है वह परिवर्तनों का विज्ञान है। कहीं पर भी कोई परिवर्तन होता है उसे हिस्ट्री अपने आप में संजो कर रख लेती है, संभाल कर रख लेती है विरासत के रूप में। इतिहास पढ़ाने से मेरा उद्देश्य यह है कि आप एक ज्ञानी नहीं, एक चिंतन वाले व्यक्ति बने। आप ऐसी मानसिकता का विकास करें अपने अंदर जो आपको एक सोचने वाला प्राणी बनाता हो, चिंतन करने वाला प्राणी बनाता हो, ना कि पढ़कर एक ज्ञानी मात्र बन जाना। किसी भी चीज को जान लेना, समझ लेना, विद्वान हो जाना, वो बात अपनी जगह पे है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद उस पर चिंतन करना, चिंतन करके कुछ नया सीखना ही आपकी पढ़ाई का मूल उद्देश्य है। ठीक है, तो हम लोग अब शुरू करेंगे अपना सिलेबस, अपना पाठ्यक्रम जो हमें कक्षा 11 में पूरा ओवरऑल पढ़ना है। हालांकि 30% कट कर दिया जाएगा, ऐसा शासनादेश आ रहा है, तो उसमें क्या कट किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हम पूरा सिलेबस अपना देख लेते हैं जो पहले पढ़ते थे। और कोशिश ये भी होनी चाहिए कि भले वो पाठ्यक्रम कम कर दें, लेकिन हम अपने पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर लें, क्योंकि इस पाठ्यक्रम से जुड़े हुए जब चैप्टर आपको 12th में मिलेंगे तब तो कट किया नहीं जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कतें हो सकती हैं, समस्या हो सकती है आने वाली कक्षा में अपने पाठ को समझने में। तो इसलिए आज ही से प्रयास ये रहेगा हमारा कि हम पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ें। बाकी जो सिलेबस में पढ़ाया जाएगा वो तो मैं बता ही रहा हूं। आप अपने स्तर पर आप अपनी समझ को बढ़ाने के लिए जो चैप्टर हटा दिए गए हैं उनको भी एक बार अध्ययन के लिए सरसरी नजर से देख लें, क्योंकि वो आपको यदा कदा काम आते रहेंगे। विभिन्न उदाहरणों को आप यदावत कदा इस्तेमाल करेंगे और वो आपको फिर दिक्कत कर जाएंगे अगर आप पढ़ के नहीं आए हो सिलेबस को। ठीक है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं, अपने पूरे पाठ्यक्रम पर एक नजर डालेंगे। इतिहास कक्षा 11 विषय इतिहास। अभी हम सोच रहे हैं आपको पढ़ाया जाए पाठ्यक्रम। ठीक, ये पाठ्यक्रम, तो पाठ्यक्रम में कक्षा 9, 10, 11, 12 ये पूरा आपका पाठ्यक्रम होता है। आपने थोड़ा सा 9th में पढ़ा, थोड़ा सा 10th में पढ़ा, उसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा 11th में पढ़ेंगे और फिर उसको पूरा कंपाइल करके आपको 12th में फाइनली एक निचोड़ आपके सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा कि 4 सालों में आपने इतिहास में जो कुछ भी पढ़ा, सीखा, समझा, उसका सार क्या है, उसका निष्कर्ष क्या है और आपकी मानसिकता, आपकी समझ कहां तक आगे बढ़ी है। ठीक, इतिहास का सिर्फ इतना ही उद्देश्य होता है कि परिवर्तनों को सीखना, समझना और उन पर चिंतन करना, विचार करना। तो हम लोग पहले देखते हैं कि हमने 9th में क्या पढ़ा था। 9th इसमें हमारा सिलेबस था भारत समकालीन भारत और विश्व। समकालीन भारत और विश्व, ये हमारे बुक का नाम था, जिसके साथ साथ लगा हुआ था फर्स्ट, ये लगा हुआ था ना 9th में। इसके अंतर्गत हमने पढ़ा
फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति से आधुनिक विश्व में चरवाहे। ये हमारा कक्षा 9 का पाठ्यक्रम था। इसमें हमने पढ़ा था फ्रांसीसी क्रांति से लेकर के आधुनिक विश्व में चरवाहा कैसे आए, उनका जीवन कैसे हुआ, और गद्दी लोग कौन से थे, कैसे वो अपने आप को रखते थे, कैसे अपना गुजारा करते थे, कैसे अपने जीवन यापन करते थे, जानवरों को पालते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा के दौरान उनको बेचते थे। ये सारी चीजें हमने इनमें देखी थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांसीसी क्रांति जो थी आपकी, वो आपने पढ़ा ही पढ़ा है। ठीक, इसमें स्टेटस जनरल, स्टेट्स, और उसके साथ साथ 3 वर्ग, ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ी हैं। कैसे रेवोल्यूशन हुआ फ्रेंच का और फिर कैसे वहां पर नई व्यवस्था स्थापित की गई, ये सब आप लोगों ने देखा। उसके बाद आप आते हैं 10th में। अभी लास्ट ईयर की बात है, तो लास्ट ईयर में आपने शुरू किया था यूरोप में राष्ट्रवाद। इस बुक का नाम था समकालीन भारत और विश्व, पार्ट 2। ये पार्ट 2 थी, आपकी बुक का नाम था। इसके अंतर्गत आप लोगों ने पढ़ा यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक, यूरोपियन कंट्रीज जो हैं उसमें नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों में कैसे आनी शुरू हुई, कौन से ऐसे इंसिडेंट्स थे, कौन से ऐसी घटनाएं थी जिनसे लोगों के अंदर सामूहिकता की भावना आई, सामूहिकता का भाव आया, और अपने जाति, धर्म, पंथ, संप्रदाय, क्षेत्र, इन सभी से हटकर उनके अंदर एक संकल्पना जगी, राष्ट्र की संकल्पना जगी, और राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए वे दृढ़ प्रतिज्ञ हो गए। तो यहां हमने देखा यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ठीक, यानी इन्फ्लुएंस ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और यूरोप जब कहते हैं तो यूरोप में जो भी यूरोपियन कंट्रीज हैं वो सब एक साथ आ जाती हैं। तो ये हो गया हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। फिर उसके साथ भारत में राष्ट्रवाद, आधुनिकीकरण और नेशनल मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम, गांधी जी का योगदान, ये सारी चीजें हमने इसमें पढ़ी। यानी इंडियन जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी, इन्फ्लुएंस था, उसको पढ़ा हमने। इसके बाद भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये सारे चैप्टर पढ़ते हुए हम लोगों ने अंत में पढ़ा मुद्रण संस्कृति। मुद्रण मतलब छपाई, छपाई। ठीक, हम यहां से शुरू करते हैं एक ऐसी सभ्यता से जहां लोग अपने स्वार्थ को लेकर ज्यादा स्वार्थ को लेकर ज्यादा महत्व देते हैं, स्वार्थ को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक, वहां से शुरू किया और हम आए राष्ट्रवाद तक की भावना को बनने तक। फिर इसके बाद जब आगे बढ़े हम, तो हमने भारत यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से लेकर मुद्रण संस्कृति यानी छापे खाने का आविष्कार, पांडुलिपियों को छपाई के लिए प्रस्तुत करना, कैसे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुस्तकें छपी, और एक ज्ञान, एक जानकारी, एक सिद्धांत जो कुछ किताबों में समेटा रखा हुआ था, वो कैसे आम जनमानस के हाथ में पहुंचा, और आम जनमानस ने कैसे उसको अपने चिंतन के माध्यम से अपने जीवन में उतारा, और जीवन में उतारने के बाद कैसे वो गलत व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़े हो सके। ये सारी चीजें हमने यहाँ तक देखी। अब आप आ गए 11th में। यहाँ तक तो आपने देखा फ्रेंच रेवोल्यूशन, आधुनिक विश्व में चरवाहे, यूरोप में राष्ट्रवाद, मुद्रा संस्कृति, ये पूरा आपका कॉम्पैक्ट सिलेबस था 9th और 10th का। अब आप आ गए 11th में। तो अब 11th में आपकी चीजें जो है वो थोड़ी सी डिटेल्ड हो जाती हैं, थोड़ी सी विस्तृत हो जाती हैं, और थोड़ा सा पढ़ने का जो तरीका होता है वो डिफर हो जाता है, वो चेंज हो जाता है इन सारी चीजों से। जैसे आप लोग इसमें देख रहे होते हैं वैसे आपको नहीं मिलेंगी। 9th में आपको छोटे लेवल पे चीजें मिलती हैं। ये फ्रेंच रेवोल्यूशन आपको 9th में मिलेगा थोड़ा सा, लेकिन अगर आप उसको 12th में देखेंगे तो आपका बड़ा सा सिलेबस बन जाता है। तो यही होता है कि एक एक टॉपिक आगे बढ़ते 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 आपका क्या होता है, ज्यादा विस्तृत होता चला जाता है। यही अब हम लोग 11th में करने जा रहे हैं। तो 11th का जो सिलेबस है, 11th का जो चैप्टर पाठ्यक्रम है, वो इन सबसे थोड़ा सा हटके है।
कक्षा 11 जो है इसमें पाठ्यक्रम में कुल 11 चैप्टर, 11 पार्ट है, टोटल 4 पार्ट है, अनुभाग 4 है। ठीक, अब हम लोग शुरू करेंगे पहले से। यूनिट, अनुभाग या यूनिट फर्स्ट जो आपकी है उसके अंतर्गत आपको पढ़ना है प्रारंभिक समाज। प्रारंभिक समाज ये आपका क्या है, एक बिंदु है, एक टॉपिक है, ये यूनिट का नाम है आपके। इस यूनिट के अंतर्गत आपको 2 चैप्टर मिलेंगे। इस यूनिट में आपको, अब ये तो समझ में आ रहा है कि इस यूनिट में जो भी चैप्टर होंगे वो मानव की उत्पत्ति से संबंधित होंगे या ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करते होंगे जब मानव आधुनिकता के दौर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था या ग्रामीण व्यवस्था में विचरण कर रहा था या जंगली जीवन जी रहा था, वैसी बातें होंगी इसमें, जाहिर सी बात, क्योंकि प्रारंभिक समाज की बात हो रही है। आज क्या है, आज विकसित समाज है, आधुनिक समाज है। प्रारंभिक यानी मानव की उत्पत्ति के तुरंत बाद के समाज की बात हो रही है, उसकी सामाजिक संरचना कैसी होगी आप खुद एक उम्मीद लगा सकते हैं और एक आपका आइडिया हो सकता है अपना। इसमें आप पढ़ेंगे 6 लाख वर्ष पूर्व, 6 लाख वर्ष पूर्व यानी आज से 6 लाख वर्ष पूर्व जो स्थिति थी मानव की, वो आप पहले चैप्टर में पढ़ेंगे और यहां से शुरू करके आप पढ़ेंगे 100 ईसा पूर्व तक। ठीक, 6 लाख वर्ष पूर्व क्या हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई, रेप्टाइल्स धरती पर आए, कैसे रेप्टाइल्स, कैसे चट्टाने धरती पर बनी। इसको जो आपका सिलेबस है इसे विज्ञान में कहते हैं टर्सरी युग का प्लायोसीन का। ठीक, अभी मैं आपको जब डिटेल में पढ़ाना शुरू करूंगा तो फिर बताऊंगा कि ये टर्सरी युग क्या है और प्लायोसीन काल क्या है। अभी तो इतना जानिए कि धरती पर मानव की उत्पत्ति जो हुई वो टर्सरी युग के प्लायोसीन काल में हुई। ठीक, अब हम यहाँ टर्सरी से शुरू करेंगे और यहाँ तक आ जाएंगे। ठीक, चतुर्थक युग जो 4th एज आया है उसमें मानव जो है वो आधुनिकता में प्रवेश कर जाता है। पूरी पृथ्वी की उत्पत्ति से लेकर और आज तक 4 युगों में बांटा गया है। उन युगों को छोटे छोटे हिस्सों में कल्प में बांटा गया है। कल्प में यही आता है, ये कल्प है एक टर्सरी युग का। जैसे मान लीजिए 3 युग हो गए, 3 युग में इसमें मान लीजिए 3 युगों में 4 कल्प है, इन 4 कल्पों में से एक कल्प ये भी है प्लायोसीन। ठीक, तो यही होता है कि लंबी यात्रा पृथ्वी ने की है और मानव की उत्पत्ति तो बिल्कुल अंतिम दौर की बात है, अभी बहुत जल्दी की बात है। पृथ्वी की उत्पत्ति तो बहुत पहले से हुई थी। ये है तो 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी तक का हम पढ़ेंगे, इसमें 1 ईसा पूर्व तक का पढ़ेंगे पहले चैप्टर में। उसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर आता है इसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। लेखन कला और शहरी जीवन। अब देखिए, जब मानव की उत्पत्ति हो गई, मानव रच बस गया, खाने पीने लगा, कृषि वगैरह करने लगा, तब क्या करेगा, अब उसका साहित्यिक और सांस्कृतिक विकास होगा। वो आवास बनाएगा, अपनी परंपराएं बनाएगा, उनका निर्वहन करेगा, मृत व्यक्तियों का अंतिम संस्कार करना सीखेगा, ये सारी चीजें। तो इसी के साथ साथ जो साहित्यिक विकास हुआ तो लेखन कला का विकास होता है और लेखन कला के विकास के साथ साथ एक सामूहिकता के भाव के साथ लोग रहना सीखते हैं और उस सामूहिकता के कारण नगरीय सभ्यता या फिर शहरी सभ्यता का उदय होता है। अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। फिर इसके बाद हमारा जो यूनिट फर्स्ट था वो खत्म हो जाएगा, यूनिट सेकंड शुरू हो जाएगा जिसको हम कहेंगे अनुभाग 2।
और इसके बाद आपका अनुभाग 2 शुरू हो जाता है। अनुभाग 2 जो है इसके अंतर्गत आप भूमिका, भूमिका क्या है, ये आपकी भूमिका होती है। इस भूमिका के माध्यम से आपको ये अंदाजा लग जाता है कि पूरी यूनिट में हम क्या पढ़ने वाले हैं। ये आपकी भूमिका है। इस भूमिका में आपको ये पता लग जाएगा कि आप क्या पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे सेकेंड यूनिट में आप 100 ईसा पूर्व, यहां तक देखा था हमने, 100 ईसा पूर्व से लेकर 13वीं शताब्दी तक, यानी आज से, आज 2000 चल रहा है, आज से 700 साल पहले तक का इतिहास हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। इसमें जब हम इस हिस्ट्री को पढ़ेंगे तो चैप्टर्स में डिवाइड करेंगे। वो कौन कौन से चैप्टर होते हैं वो देखते हैं। 2 हमने चैप्टर देखे, तीसरा चैप्टर शुरू होगा यहां से। तो तीसरे चैप्टर का नाम है आपके तीन महाद्वीपों में फैला साम्राज्य। तो क्या ऐसी स्थिति बनी है कभी कि कोई इतना बड़ा विस्तृत साम्राज्य रहा हो जो 3 महाद्वीपों तक विस्तारित हो गया हो? जी हाँ, रहा है। इसको हम लोग जब चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे तो इसमें मिलेगा। फिर इसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर आता है, यूनिट सेकंड में ही है, इसका नाम है इस्लाम का उदय। उदय व विस्तार। ठीक, चैप्टर 4 आपका जो आएगा यूनिट सेकंड के अंतर्गत, उसमें आप पढ़ेंगे इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार। हमने देखा ऐसे साम्राज्य की कल्पना हम कर रहे हैं कि 3 महाद्वीपों, वो 3 महाद्वीप आपके कौन से होंगे मैं बता दूं। आपका यूरोप महाद्वीप होगा, आपका अफ्रीका महाद्वीप होगा, आपका एशिया महाद्वीप होगा। तो हम आप जब पढ़ेंगे तो उसमें इस बात का पता लगाएंगे, इस बात को जानेंगे कि कोई ऐसा भी साम्राज्य रहा है, शासक रहा है जिसके अधीन अफ्रीका महाद्वीप के देश, यूरोप महाद्वीप के देश, एशिया महाद्वीप के देश, इन तीनों महाद्वीपों के देश रहे हैं अथवा नहीं। ठीक है, फिर उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम इस्लाम धर्म का उदय पढ़ेंगे। ठीक, जो 6वीं शताब्दी से शुरू होता है, इस्लाम धर्म का उदय व विस्तार। ये 100 ईसा पूर्व के बाद की बात हो रही है, तो ये सारा सिलेबस इसी कालखंड के बीच में आएगा, इससे जुड़ा हुआ है। इस्लाम धर्म का उदय और विस्तार हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद यायावर साम्राज्य। यायावर का मतलब आप लोग पहले से जानते हैं, उम्मीद है अभी भी याद होगा आपको, बहुत अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ा भी था। यायावर का मतलब होता है घुमंतु जीवन जीने वाला, अपनी आवश्यकताओं के लिए यहाँ वहां विचरण करने वाला। तो यायावर साम्राज्य में हम देखेंगे कि विश्व में कौन से ऐसे संप्रदाय और समाज हुए हैं, समुदाय हुए हैं जो अपने जीवन के लिए विभिन्न देशों पर आक्रमण, यात्राएं, ये सब करते रहे हैं। उन सबको हम लोग देखेंगे। फिर इसके बाद हमारा ये 3rd यूनिट, हमारी 2nd यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद हम 3rd यूनिट पे जाएंगे। तीसरी यूनिट में क्या होगा? अनुभाग 3, यानी यूनिट 3rd है। चैप्टर हमारा क्या होगा? चैप्टर 6 होगा। चैप्टर 6 का नाम है बदलती संस्कृतियां। बदलती सांस्कृतिक परंपराएं, ये आपका चैप्टर 6 होगा। इसके अंतर्गत जो भी मूल परिवर्तन आए हैं वैश्विक स्तर पर कल्चर्स में, संस्कृतियों में, उनको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। फिर ये शुरू होगा जो 1300 से
1700 ईस्वी तक होगा। 1300 तक हमने यहाँ पढ़ा था, 1300 ईस्वी से 1700 ईस्वी के 1300 तक हम देख चुके हैं। 1300 से 1700 के बीच का जो कालखंड है, उसका जो इतिहास है विश्व स्तर पर, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। इसमें पढ़ेंगे हम सांस्कृतिक परंपराओं में परिवर्तन, कैसे कल्चरल सिस्टम जो था, जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थी, उसमें नई चीजों का समावेश हुआ, पुरानी चीजें जो उस समय रेलिवेंट नहीं थी उनको कैसे हटाया गया, कैसे उसको वहां से हटा दिया गया, उन सब चीजों को हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर आता है, ये आपका चैप्टर 7 होगा। चैप्टर आपका जो 6 होगा वो होगा 3 वर्ग। 3 वर्ग आप लोगों ने देखा था, शासक वर्ग, बुजुर्गा वर्ग, अभिजात्य वर्ग, बुजुर्गा या सर्वहारा वर्ग, यानी आप श्रमिक, कृषक और गरीबों के एक वर्ग को देखते हैं, एक शासक को देखते हैं, एक अभिजात्य वर्ग को देखते हैं। तो इस यूनिट में आप जो छठा चैप्टर है वो ये होगा आपका, और ये जो है आपका 7वां चैप्टर होगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, ध्यान रखना। 1300 से 1700 के बीच का जो इतिहास है वो हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। इस यूनिट के अंतर्गत हम छठा चैप्टर 3 वर्गों के रूप में पढ़ेंगे और 7वां चैप्टर सांस्कृतिक परंपराएं इस के नाम से पढ़ेंगे। फिर 8वां आ जाएंगे, संस्कृतियों में टकराव। भाई हमने देखा 3 वर्गों को देखा, फिर उसके बाद हम बदलती सांस्कृतिक परंपराओं को देखते हैं, और डिफरेंशिएशन जो होता है, जो आज बीच में एक दूसरे के बीच द्वंद्व की स्थिति होती है, वो क्यों होती है? वो विरोधाभास जो होता है वो असमानता के कारण होता है। यहाँ पर जो सांस्कृतिक परंपराएं अलग अलग हैं, बदल रही हैं, तो क्या होगा? विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न होगी, और उस विरोधाभास का परिणाम होगा संस्कृतियों में टकराव। जो जैसे इस्लामिक कल्चर हुआ, यूरोपियन कल्चर हुआ, इंडियन कल्चर हुआ, ये सब क्या है? अलग अलग सभ्यताएं हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, इनके अलग अलग मापदंड हैं। अब क्या होगा? जब एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो इनमें टकराव होगा अपने सिद्धांतों को लेकर, होड़ मचेगी आपस में अपने आप को बेहतर और विस्तारित करने में। ठीक, ये हो गया आपका 8वां चैप्टर। फिर इसके बाद आपकी यूनिट 4 शुरू हो जाती है, अनुभाग 4। इस अनुभाग 4 के अंतर्गत आपको 3 चैप्टर मिलने वाले हैं। पहला औद्योगिक क्रांति, जिसे आप पढ़ चुके हैं 10th में। दूसरा होगा मूल निवासियों का विस्थापन, मूल निवासियों का विस्थापन, और इसके बाद में आधुनिकीकरण की ओर। ठीक, ये आपका पूरा पाठ्यक्रम है। अब इसमें से जो भी कम किया जाएगा बोर्ड के द्वारा, उसे हम लोग कम कर लेंगे पढ़ते हुए। जो भी चैप्टर इसमें से हटाए जाएंगे उसको हम हटा देंगे, लेकिन आप अपने ज्ञानार्जन के लिए आवश्यक है कि उसे भी एक बार अध्ययन करने पड़े, जरूरी है। और अब एक बार फाइनली मैं बता दूं आपको, विश्व इतिहास के कुछ विषय अब समकालीन भारत और विश्व पार्ट 1, समकालीन भारत और विश्व पार्ट 2 पढ़ चुके हैं। अब जो 11th में आपकी बुक है उसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। अब ये जो सारे विषय हैं, जो मुद्दे हैं, वो कहाँ से संबंधित हैं? ये वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित हैं, वैश्विक स्थिति से संबंधित हैं, वैश्विक इतिहास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये मैंने चैप्टर का नाम, पूरी बुक का जो नाम था, टाइटल था, वो बाद में इसलिए बताया ताकि आपको खुद इस बात का आभास हो जाए कि हमारी बुक का नाम ये सही है अथवा गलत है। इस पूरे सिलेबस में आपको देख लीजिए 6 लाख वर्ष पूर्व से 1 ईस्वी तक इसमें आप क्या पढ़ रहे हैं? विश्व का इतिहास पढ़ेंगे,
फिर लेखन कराओ शहरी जीवन, इसमें भी आप वर्ड हिस्ट्री, वर्ड लेवल की हिस्ट्री पढ़ेंगे जो मानव के प्रारंभिक समाज को प्रदर्शित करेगा। ये दोनों चैप्टर आपको यहाँ ले जाएंगे। फिर इस कालखंड को आपके ये 3 चैप्टर कवर करने वाले हैं। उसके बाद में भाग 3, ये 3 चैप्टर आपके यूनिट 3 को कवर करने वाले हैं और ये 3 चैप्टर आपके यूनिट 4। इस तरह से आपकी 4 यूनिट हैं और चारों यूनिट में मिलाकर टोटल 9, 10 और 11, ये 3 चैप्टर। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा सिलेबस कवर होता है। अब हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। यदि हम पाठ्यक्रम पे पाते हैं कि हमारा सिलेबस यहाँ से नहीं शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम यहाँ से शुरू करेंगे। जो भी होगा वो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल हम लोग कल इसके आगे पढ़ेंगे अपने फर्स्ट वीडियो के माध्यम से। जो भी सिलेबस आपका डिसाइड करके भेजा जाएगा, दिया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग अगर यहाँ से दिया जाता है तो हम यहाँ से पढ़ेंगे, यहाँ से दिया जाता है तो यहाँ से पढ़ेंगे। जिन चैप्टर्स को हटाया जाता है उनको हम हटाकर पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट की जाती है, पूरा कवर करते हैं इसको और फिर हम लोग आगे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।